जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस ज़रूर हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं। कंपनी काफ़ी वीक परफॉर्म करती हुई भी दिखी और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं मार्केट को। मार्केट का सेंटिमेंट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार ख़राब ही दिख रहा है और इस वजह से जो कंपनी मार्केट से जुड़ी हुई है भी नहीं, वो सारी कंपनी भी इस कारण आपको गिरते हुए दिख रही है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी दिखेगी आपको। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ तो आपने सुना ही था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलायंस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया था री इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने के लिए, और इसके लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन भी किया था इंडिया में री इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने के लिए। और इसके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सभी फॉर्मेलिटीज़ कंपनी को मिल गया था। IRDAI की तरफ से कंपनी को अप्रूवल भी मिल गया था 12 मार्च को, और अब कंपनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है री इंश्योरेंस बिजनेस में काम करने के लिए। अब देखो दोस्तों, ये तो री इंश्योरेंस बिजनेस की बात हो गई, बट अब कंपनी आपको आगे चलकर हो सकता है कि इंश्योरेंस बिजनेस में भी काम करती हुई देखने को मिल जाए, क्योंकि न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इसकी जो जॉइंट वेंचर है वो हो सकता है आपको आगे चलकर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में भी आपको उतरती हुई दिखे 2026 में ही। और ये और किसी ने नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट ने ही बोला है। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से देखोगे तो, क्योंकि एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को मिलेगी, जिससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी होगी। और अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कई सारे कंपनी बिजनेसेस में ऑलरेडी इंटर कर चुकी है, जिसमें एक बिजनेस कंपनी का कोर है जो है लेंडिंग बिजनेस, जिसको जियो फाइनेंस लिमिटेड चलाती है। दूसरा बिजनेस आपको देखने को मिलता है डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट का, जिसको जियो पेमेंट बैंक एंड JPSL वो चलाती है। उसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग इसको चलाती है। और उसके अलावा AMC बिजनेस, जिसको जियो ब्लैक रॉक मिलकर चलाती है। और उसके अलावा दोस्तों लीजिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड वर्क करता है। तो मल्टीपल सब्सिडरीज कंपनी का है और मल्टीपल सब्सिडरीज मल्टीपल बिजनेस में ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर कंपनी की तरफ से एक अच्छी बिजनेस की ग्रोथ हमें देखने को मिले, और खासकर कंपनी के जो ऑपरेशनल इनकम है वो हमें डिविडेंड इनकम से ऊपर जाता हुआ नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिला था, और इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न भी है। और वो रीज़न ऐसा नहीं सिर्फ HDFC बैंक को ही प्रॉब्लम कर रहा है, उसके अलावा जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं या बैंकिंग सेक्टर की बड़ी बड़ी जायंट हैं लाइक ICICI बैंक, SBI, ये सारे को भी प्रॉब्लम करने वाला है। इस वजह से HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स आज के दिन आपको अप टू 4% गिरते हुए नजर आए थे। और इस गिरावट का मेन क्रेडिट ले रहा है RBI, क्योंकि न्यूज़ वहीं से निकल के आ रही है। RBI ने फॉरेक्स रूल्स को टाइट कर दिया है, और इस कारण आज के दिन HDFC बैंक और बाकी के बैंकिंग कंपनीज भयंकर गिरती हुई नजर आई है। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, ये फॉरेक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
नेट ओपन पोजीशंस की अगर हम बात करें तो उसको लेकर ही ये अपडेट है, और उसको लेकर आरबीआई ने रूल्स में बदलाव किया है और $100 मिलियन तक का लिमिट सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बैंक इससे ज़्यादा पोजीशंस नहीं ले सकती हैं अगर वो किसी पे भी बेट लगाती है, चाहे डॉलर पे या फिर इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। अब इसका क्या है कि एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और वो इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ में अगर देखोगे तो 3 से 4 हज़ार करोड़ तक का होगा। मतलब किसी एक कंपनी को ये डैमेज नहीं करेगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्री को डैमेज करेगा, और इंडस्ट्री में जो नुकसान हो सकता है इससे वो 3 से 4 हज़ार करोड़ तक का हो सकता है। देखो, सिंपल भाषा में यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि बैंक्स $100 मिलियन से ऊपर का पोजीशन नहीं मेंटेन कर सकती, और अगर आपने पहले से मेंटेन कर रखा है तो उसको फटाफट आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्यों क्लोज करना पड़ेगा? क्योंकि आरबीआई ने रूल्स को बदल दिया है, और इससे जो ट्रेजरी इनकम है वो बैंक का हिट हो सकता है। और ट्रेजरी इनकम का मतलब क्या? जब आप किसी भी बैंक के नंबर्स को देखते हो तो अदर इनकम जो आप दिखता है, जिसको नॉन इंटरेस्ट इनकम भी हम बोलते हैं, तो वही है ट्रेजरी इनकम। अब ट्रेजरी इनकम बैंक्स का जो बनता था फॉरेक्स से, वो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से डैमेज होगा, क्योंकि पोजीशंस लिमिट को आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया है, और इस वजह से ट्रेजरी इनकम बैंक्स का गिर सकता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हमें नीचे जाती हुई दिख सकती है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन बैंकिंग सेक्टर आपको इम्पैक्ट फेस करता हुआ दिखा है। तो आई होप आपको गिरावट का एक्चुअल रीज़न समझ आ गया होगा सिंपल भाषा में। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है, और वो अपडेट जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है। जेपी मॉर्गन ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखा, और वैल्यूएशंस को देखकर बताया है कि करंट वैल्यूएशन 16 ईयर्स के वैल्यूएशंस को अगर आप देखोगे तो उसके लोवेस्ट लेवल पे है, और इसके बारे में हमने बात किया है। जेपी मॉर्गन से पहले हमने ही बात किया था, बट अब जेपी मॉर्गन भी बात कर रही है उसके बारे में, और जेपी मॉर्गन ने बोला है कि 16 साल के लोवेस्ट लेवल पे एचडीएफसी बैंक का करंट वैल्यूएशन है। और ये 16 साल के लोवेस्ट लेवल पे क्यों गया? क्योंकि अगर 2026 की बात करें तो 25% से ज़्यादा 2026 में एचडीएफसी बैंक गिर चुकी है, और इसी वजह से वैल्यूएशंस इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है। और जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया है एचडीएफसी बैंक को, और जेफरीज ने बोला है कि 64% तक का अपसाइड पोटेंशियल है एचडीएफसी बैंक में। बट इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आप कभी भी ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इस वजह से सिर्फ इनके रिपोर्ट को देखो, ना कि इनके रिकमेंडेशंस को, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको। एचडीएफसी बैंक जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 6% तक गिरती हुई नजर आई थी, उसके बाद जेफरीज के क्रिस वुड अपने पोर्टफोलियो से एचडीएफसी बैंक को कंप्लीट निकाल दिए थे। ये न्यूज़ नेगेटिव है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसके बारे में भी तो हमने बात किया ही। तो वैल्यूएशन वाइज नो डाउट एचडीएफसी बैंक अट्रैक्टिव तो ज़रूर है, बट मार्केट सेंटिमेंट इतनी बुरी है कि कोई कंपनी अट्रैक्टिव ही क्यों ना हो तो भी उस कंपनी में आपको कुछ खास अच्छे रिएक्शंस मार्केट के दिख नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप एचडीएफसी बैंक या फिर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिसके करंट वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुके हैं और पिछले 5 साल 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों आईबी इन्फोटेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने बताया था कि कल यानी कि 31 मार्च को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी आपको अपने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश करते हुए दिखेगी, और साथ में रिजल्ट के साथ कंपनी आपको स्प्लिट भी देती हुई नजर आएगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।